नमस्कार साथियों। आज थोड़ा सा लेट हो गया और देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और देरी से हूँ इसलिए थोड़ी ही बातें कर पाएंगे आज। राष्ट्र पर हम चिंतन पिछले 7 दिन से कर रहे हैं। उसी बातचीत को थोड़ा सा आज और आगे बढ़ाते हुए एक कदम आगे और चलेंगे। हमने राष्ट्र की जिन मजबूत कड़ियों के बारे में बातें की हैं और उन मजबूत कड़ियों में जहां कहीं ढीलापन हमें नजर आ रहा है, उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी संकेतात्मक रूप से हमने चर्चा करने की कोशिश की है। आज उसी संदर्भ में थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे। आज हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य की बात करेंगे। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य का मतलब ये हुआ कि एक तो राष्ट्र के रूप में जो स्वास्थ्य है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आज की बातचीत का स्वास्थ्य से संबंध सीधा उस हमारे राष्ट्र की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, जो राष्ट्र की संपत्ति है, इसके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं हम। राष्ट्र को बीमार करने वाला ये सबसे मजबूत पहलू है। इसकी बहुत बड़ी भूमिका है कि अगर उस देश की जनता, उस देश का युवा किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है तो बीमारी केवल उस एक व्यक्ति को, केवल उसके परिवार को, केवल उनके धन को, केवल उनके विचार को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि उसकी बीमारी को ठीक करने में, उसके बीमार होने में एक बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा होता है। पूरी दुनिया में एक संस्था काम करती है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह संस्था क्या करती है कि दुनिया में जितने भी देश हैं, इन देशों में एक एक डिपार्टमेंट है, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय। यह WHO सबकी निगरानी करता है कि किस देश में कितने लोग बीमार हैं, कौन कौन सी दवाइयां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, कितने अस्पताल हैं और कौन सी दवाई को बैन करना है, कौन सी दवाई को प्रिस्क्राइब करना है। यह सारा काम WHO करता है। तो ये समय समय पे अलग अलग देशों के बारे में अपनी अपनी रिपोर्टें प्रकाशित करता रहता है। तो ये भारत के बारे में भी प्रकाशित करता है। एक रिपोर्ट मैंने 2019 के आसपास पढ़ी थी, जो WHO की थी। वो रिपोर्ट कहती है कि भारत कैंसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए, हम जब छठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे तो हम सुनते थे कि भारत जूट पटसन का उत्पादक देश है, अभ्रक बॉक्साइट का उत्पादक देश है, गेहूं, चावल, चने, जौ, गन्ने, मटर का उत्पादक देश है, फलों सब्जियों का उत्पादक देश है, मसालों का उत्पादक देश है। लेकिन WHO ये कहे कि भारत कैंसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई ना कोई भूल कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती हमसे हो रही है। नहीं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भाग भोगेत्। इस कल्पना वाला देश और उस देश के बारे में यह बात कही जाए कि यहां हर साल 10 लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं। उत्पादक देश तो है ही, लेकिन हर साल 10 लाख लोगों का मतलब। और अगली बात कहता है कि ये आंकड़े तो रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड आंकड़े तो कुछ और भी ज्यादा हो सकते हैं। हम मान लें कि WHO सच बोलता है और उसकी रिपोर्ट को जांचने का हमारे पास एक सरलतम माध्यम है कि मैंने आज तक ऐसा कोई गांव नहीं देखा कि जिस गांव में कम से कम एक कैंसर का मरीज ना हो, कम से कम एक कैंसर का मरीज ना हो, और वो मरीज साल में निपट जाते हैं।
ये तो वो है, और कई पेशेंट तो ऐसे हैं कि जिनका कैंसर डिटेक्ट होने के बाद, देखिए कैंसर डे हम 4 फरवरी को मनाते हैं और हर साल मनाते हैं, और हर साल कैंसर के बारे में अलग अलग देशों से रिपोर्टें आती हैं। एक बार जब हम पढ़ के देखें तो हम भौचक्के रह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट हैं जिनकी कैंसर का पता चला और 1 महीने के बाद वो चले गए। कोई संघर्ष करते करते वापस भी आ जाते, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश इस दुनिया से रुखसत होकर चले जाते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे कैंसर के रोगियों का होना एक चिंतनीय विषय है, क्योंकि उसको ऊपर एक राष्ट्र का बहुत बड़ा संसाधन, बहुत बड़ा धन खर्च हो रहा है उसके ऊपर। जो पैसा, जो धन, जो नीतियां, जो ऊर्जा किसी एजुकेशन पे या किसी और देश के विकास में काम आ सकती थी, वो ऊर्जा वहां खर्च हो रही है। और एक ऐसे काम पे जिसको हमने वो अपने आप नहीं आई, उसको हमने स्वीकार किया है, आमंत्रित किया है उसको हमने, वो हम पे हमला करे इसकी अनुमति हमने दी है। हमारा स्वास्थ्य कमजोर पड़ गया, और स्वास्थ्य के कमजोर होने का कारण केवल हम स्वयं हैं, दूसरा कोई इसमें भागीदार नहीं है। कैसे? सबसे जो बड़ी बात है कि हमारा स्वास्थ्य का संबंध, एक हमने चीज बड़ी ये कल्पना बना रखी है कि ताकत का संबंध एक अच्छे लजीज व्यंजन से है। मान लिया कि लजीज व्यंजन से ताकत का संबंध है, लेकिन इसका दूसरा पहलू एक और भी है कि ताकत का संबंध उससे ज्यादा है कि जैसे भी हमने रूखी सूखी खाई और हमारी ठीक ढंग से पच गई, वो पचने के बाद उसका खून बनता है। अगर उस प्रोसेस में हमारा भोजन आता है तो हमें वो पचा हुआ भोजन ताकत देगा, क्योंकि भोजन का संबंध हमने क्या खाया इससे कम है, हमने खाया वो कितना अच्छा पचा इससे ज्यादा है। तो हमारा खान पान कुछ ऐसा हो गया कि बीमारियां हम पे हर रोज हमले करती रहती हैं। हमने खान पान को विषाक्त बना लिया, और खान पान विषाक्त है, कई बार हमारी अप्रोच में नहीं होता कि जैसा बाजार में हमें मिलता है लेना हमारी मजबूरी है, लेकिन उसको लेने के बाद उसके बनाने की प्रक्रिया, फिर उसके बाद उसको खाने की प्रक्रिया, ये दोनों तो टोटली हमारे हाथ में है। बनाने का तरीका हमारा ठीक हो, जिन पात्रों में हम भोजन को बनाते हैं वो पात्र हमारे उपयुक्त हों, और जिस आसन में एक आध बार अगर कोई परिस्थितिवश होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक टेंडेंसी हमारी बन रही है कि खड़े खड़े खाना, घर में भी खड़े खड़े खाना, शादी ब्याह की तो कोई बात नहीं, एक व्यवस्था बनानी पड़ती, एक दिन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर निरंतर रूप से हम अगर इसी गति से जाते रहे तो हम एक बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। और कैंसर बहुत प्रकार का है, किसी एक प्रकार का कैंसर नहीं है ये। हमने इस खान पान को ठीक करना होगा, क्योंकि हमारे पास, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हमारे पास 2 बड़े एग्जाम्पल हैं। दिल्ली एम्स की जब स्थापना बाड़सा में की गई, हरियाणा के झज्जर जिले में बाड़सा गांव में, तो उसमें लगभग 700 एकड़ के आसपास जमीन उसमें अधिकृत की गई, और 1200 से 1300 करोड़ के आसपास का उस पर बजट खर्च हुआ है। और केवल कैंसर के लिए हमें अपने उस खान पान में अमूलचूल परिवर्तन करके, मैं फिर कहता हूं कि देखिए 1992 में पहला पिज्जा का सेंटर बेंगलोर में खुला, तब से पिज्जा की बाढ़ आ गई। माने इतनी बीमारियां उससे पहले थी नहीं। हमने देखा देखी वो ऐसा खा रहा है, टीवी में ऐसा आ रहा है, और देखा देखी हमने उस कल्चर को अडॉप्ट कर लिया जो हमारे शरीर की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। जीभ का स्वाद तो 10 मिनट का था, शरीर को वो 10 दिन तक झेलना पड़ता है।
निरंतर इसमें प्रतिदिन कितनी सारी कोशिकाएं टूटती हैं, कितनी सारी कोशिकाएं बनती हैं, और उन्हीं के बीच में अगर हमारा वो भोजन उस पर हमला करता है तो उनका संतुलन खराब हो जाता है। हम बीमारी की तरफ चल पड़ते हैं, और बीमारी की तरफ जाने के बाद फिर हम इलाज की तरफ जाते हैं। अब आप कल्पना करके देखिए कि 700 एकड़ जमीन में तो बादशाह में बना, उसके बाद रेवाड़ी जिले के माजरा गांव में भी हमारा एक एम्स बन रहा है, उसके पास भी 600 एकड़ के आसपास जमीन उसके पास भी है, 1400-1500 के आसपास के उसका भी बजट है। अब देखिए कि लगभग 1500 एकड़ के आसपास दोनों एम्स के पास जमीन होगी, और ये तो दो की बात है, कितने सारे अस्पताल हैं वो ऐसे नहीं बने, भूमि पे बने हैं वो। अब एक तरफ तो कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसकी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर आधारित है, और फिर उसी देश में जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर आधारित है, उसमें एक एक एम्स को बनाने में 500, 600, 700, 700, 800 एकड़ जमीन के ऊपर अस्पताल बनाते हैं। फिर उस अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनको इलाज करने के लिए, दवाइयों के लिए फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं। फिर फैक्ट्रियों की दवाइयों को मरीजों तक पहुंचाने के लिए या मरीजों के इलाज में इस्तेमाल करने के लिए हमें डॉक्टर पैदा करने पड़ते हैं, तो उनके लिए हमें कॉलेज चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने विकास का नाम दे दिया। जिस भूमि पे वो अस्पताल बना, जिस भूमि पे एम्स बना, वो मानो 600-700 एकड़ जमीन है, तो 600-700 एकड़ जमीन सदा सदा के लिए बांझ बन गई, वो कभी अन्न का उत्पादन नहीं कर सकते। और एक ऐसे देश में जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर आधारित हो, उसमें 700-800 एकड़ भूमि पे एक एम्स बन जाए, तो सोचो अर्थव्यवस्था कब तक टिकी रहेगी। तो हमने कुछ ऐसे विकास के पैमाने बना लिए जिनका विकास से कोई संबंध नहीं है। हमने उस बीमारी को नियंत्रण करने वाली प्रक्रिया कवायदों पर हमें ध्यान देना होगा, और एक पीढ़ी को ही बचाना पड़ेगा उस तरफ जाने से। तो खान पान हमारा शुद्ध हो, सात्विक हो, घर में बना हो, घर की वस्तुओं से बना हो, बेशक थोड़ा खा लें, कम लजीज खा लें, लेकिन शरीर की प्रकृति के अनुकूल हो, शरीर को पौष्टिकता देने वाला हो, शरीर को बीमार करने वाला ना हो, शरीर को आगे लेके जाने वाला हो। एक ऐसा भोजन जिससे नींद ठीक आए, एक ऐसा भोजन जिससे विचार, मन हमारा ठीक हो, फिर हमारे विचार ठीक हो। एक ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के संतुलन, चाहे वो हमारा बौद्धिक हो, मानसिक हो और भावनात्मक हो, इन सारे प्रकार के संतुलन को कायम रखने वाला एक सर्वमान्य भोजन भी तो हम कर सकते हैं। तो हमारा भोजन ठीक हो, घर का बना हो, और दूसरी उसके बाद जो रही सही कसर हमारी है, वो हमारी जीवन शैली जो हमने अडॉप्ट कर रखी है, जो जीवन शैली हमने अपना रखी है। इस जीवन शैली का परिणाम क्या हुआ कि जरा से अगर किसी शरीर में कोई व्याधि आई तो डॉक्टर की तरफ भागता है, जाना चाहिए, लेकिन वो आई कहां से व्याधि? वो हमारी जीवन शैली के कारण आई। एक कसरत करने वाला, नियम से 4-5 बजे सुबह प्रातःकाल उठने वाला, माने जल्दी उठने वाला और जल्दी सोने वाला व्यक्ति ठीक है, वो स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है, वो आरोग्य को प्राप्त हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को एक पिछड़ेपन की निशानी मानना कि ये क्यों खाम पहले उठ रहा है, अरे उसका स्वास्थ्य ठीक है, उसके चेहरे पे ओज, उसके चेहरे पे तेज है, वो उठने के कारण है, वो आलस्य में नहीं रहना चाहता, वो प्रमाद भी नहीं रहना चाहता, वो सुबह की ताजगी को लेना चाहता है। हमने जीवन शैली कुछ ऐसी बना ली कि देखिए, एक आता है हमारा कंफर्ट जोन भी। मान लीजिए एक व्यक्ति को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान में अगर वो रहता है तो अपने आप को अनकंफर्टेबल पाता है, असहज महसूस करता है वो। अगर उसको कुछ दिन 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में रहना पड़े तो फिर उसमें 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा सहने की उसमें योग्यता आ जाएगी।
अब वो योग्यता आने के बाद मानिए अब वो व्यक्ति 33, 34, 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में सहज महसूस कर रहा है। अब अगले थोड़े दिन के लिए अगर 2 डिग्री ज़्यादा तापमान हमने बढ़ाया और एक ऐसे तापमान में उसको रहने का मौका मिला, तो देखिए कि उसके शरीर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्मी को सहने की क्षमता आ गई। माने जो जो हम अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाते जाते हैं, उसका दायरा बढ़ाते जाते हैं, शरीर की क्षमता, शरीर की ताकत, शरीर की योग्यता बढ़ती जाती है। और जब शरीर की योग्यता बढ़ती जाती है तो शरीर किसी भी प्रतिकूलता को झेलने में समर्थ होता है। ये टकरा जाता है, लड़ जाता है और जीत जाता है। कभी भी फिर उस शरीर बीमारी से बहुत ज्यादा कोई विशेष परिस्थिति बन गई तो थोड़ा बहुत गोली दवाई से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। काम कुछ नहीं करना और फिर ऊपर से हैवी डोज खाना, फिर दिन में कई कई बार खाना। शरीर को जितनी कैलोरी की जरूरत है उतनी आप लीजिए। और हो सकता है कई बार अगर हम विचार करें कि शरीर को जैसी हम आदत डालेंगे शरीर को वैसी आदत हो जाएगी। हो सकता है कि हम दिन में जितना खाना खाते हैं, मैं यह भूखे रहने की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि हम लगातार 1 सप्ताह तक जो हमारी नियमित रूप से हम खाना खाते, मैं दिनचर्या को देख के बात कर रहा हूं। जो हार्डवर्क करते हैं उन पे ये कोई नियम लागू नहीं होता, लेकिन जो काम शरीर से बहुत थोड़ा श्रम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं या कुछ आलस्य में रहते हैं, हो सकता है अगर वो 7 दिन के खाने में थोड़ा थोड़ा अगर कटौती करें तो वो 7 दिन वाला भोजन हमारा 8 दिन चला जाए और वो 1 दिन बचा वो किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है। आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो शाम को तो खाना खा के सो जाते जैसे तैसे करके, लेकिन जब सुबह उठ के अपने ब्रेकफास्ट नाश्ते के जुगाड़ में जब वो लग जाते हैं तब तक शाम हो जाती है, लंच नहीं मिलता उनको। वो हर दिन इस आशा के इंतजार में है कि कभी हमारे हिस्से का भी भारत आजाद होगा, कभी हमारे हिस्से का भी वो सूर्य प्रकाश देगा, जिससे हमारे हिस्से का जो अंधकार हमारे आसपास जीवन में फैला है वो हमारा अंधकार मिट जाए। वो तमाम प्रकार की प्रतिकूलताओं को झेलने के बावजूद मुख्य धारा में आना चाहते हैं। इस राष्ट्र की समृद्धि, इसको विकसित करने, इसको आगे बढ़ाने में वो तन मन धन न्योछावर करना चाहते हैं। लेकिन वो कहते ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता। एक परिस्थिति में हो जाता है, लेकिन उस परिस्थिति में अभी तक कोई व्यक्ति आए नहीं है। जब हमारे पास खाने को सब कुछ है और फिर हम भूखे रहते हैं, तब हम भूखे पेट भी भजन कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर जरा सा भी परेशानी हुई तो हमारे पास भोजन है। लेकिन जिसको ये लगे कि अगर मुझे न खाने से परेशानी हुई तो मौत के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, वो कैसे भजन कर लेगा? वो कैसे इसकी तरक्की में योगदान दे देगा? तो अगर हम थोड़ा थोड़ा कटौती कर लें तो हो सकता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तो पक्का उन लोगों को इससे लाभ मिल जाएगा। और अगर हम अपनी जीवन शैली में बदलाव कर लें और हम बीमारी पे नियंत्रण कर लें तो हो सकता है कि ऐसे एम्स की संख्या कम बन जाए। और जब इस तरह डॉक्टर कम हो जाएंगे, अस्पताल कम हो जाएंगे, फैक्ट्रियां कम हो जाएंगी, तो जमीन हमारे पास कृषि के लिए बढ़ती जाएगी। और जब जमीन बढ़ती जाएगी तो अन्न का उत्पादन बढ़ जाएगा। और अन्न का उत्पादन जब हम क्वांटिटी को छोड़ देंगे, क्योंकि क्वालिटी हमारी तब गई है जब हमने क्वांटिटी की तरफ ध्यान दिया। हरित क्रांति यूं ही नहीं आई थी, लेकिन अब हमारे पास क्वांटिटी बल्क में है। लेकिन अगर इस प्रकार के अतिक्रमण को हम रोक देते हैं तो वापस क्वालिटी पे ध्यान दे लेंगे, क्योंकि हमारे पास अन्न फिर अवशेष में हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम डिजाइन करेंगे तो हम एक देश के ऊर्जा के प्रवाह को, जो जिस दिशा में जा रहा है उसको उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। अच्छे शोध के कार्यों में वो संस्थान बनने चाहिए, वो कॉलेज अच्छे अच्छे शोध के लिए, अनुसंधान के लिए वो केंद्र बनने चाहिए।
बीमार लोगों के लिए बड़े बड़े संस्थान बनाना किसी भी प्रकार के विकास के पैमाने पे खरे नहीं उतरते। ये बीमारी की निशानी है कि हमसे कोई भूल हो रही है। अपनी भूल को सुधार करके और जीवन शैली में हमने बदलाव करना पड़ेगा। और एक इस मोबाइल फोन ने तो पूरे का पूरा ढांचा ही ध्वस्त कर दिया। अगर हमने जीवन शैली को नहीं बदला तो हो सकता है कि ये मानव सभ्यता अगर इसी तरीके से चलती रही तो बहुत जल्द एक संकट की स्थिति में आने वाली है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो हम राष्ट्र चिंतन के ऊपर इन दो बिंदुओं का अगर हम ध्यान रखेंगे, अपनी जीवन शैली में हम बदलाव करेंगे और उस बीमारी को नियंत्रण करने के लिए खान पान हमारा ठीक हो, जीवन शैली हमारी ठीक हो, अगर हमारा शरीर निरोगी रहेगा। वो कहते हैं कि हेल्दी माइंड कैन लिव ओनली इन ए हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ही निवास करता है। हमारा तन स्वस्थ हो, फिर हमारा मन स्वस्थ होगा, और तन और मन जब दोनों स्वस्थ हो जाएंगे तो हमारा धन है वो कोई स्वस्थ जगह लगेगा। क्योंकि शारीरिक बीमारी जब आती है तो मानसिक बीमारी भी आती है, और वो मानसिक बीमारी क्या पता कितने प्रकार के रास्ते खोल देती है हमारे धन के प्रवाह को गलत दिशा में ले जाने के लिए। बीमार मानसिकता के व्यक्ति किसी के भी बहकाव में आ जाते हैं और उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो तन से, मन से, धन से, विचार से, इन सब से शुद्ध पवित्र रहने के लिए जरूरी है कि हमारा खान पान हमारा ठीक हो, घर का बना हुआ। बेशक 3 टाइम के बजाय 2 टाइम खा लें, 2 की बजाय 1 टाइम खा लें, मरेंगे नहीं। लेकिन ऐसे इन चीजों को हम छोड़ देंगे जो हमारे स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव डालती। तो निश्चित रूप से इस छोटे से संदेश के माध्यम से हम सब ने एक सार्थक बातचीत करने की कोशिश की है। आप सबका आभार। शुभ रात्रि, नमस्ते।